आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कलाकार से बात करेंगे और इस बीच अगर और कलाकार हमारे आ जाते हैं जो कि रास्ते में हैं तो वो भी इस बहस में शामिल होंगे बातचीत में, क्योंकि हमें उनका पक्ष जानना है कि वो आज के समय में जिस तरीके से अपनी विधा को लेकर चल रहे हैं, वैसे में उनके सामने दुश्वारी क्या है, क्या वो चाहते हैं और कैसे इस विधा में वो आए थे। तो आज बिना किसी बड़ी भूमिका के मैं सीधे लक्ष्मी जी को बुला रहा हूँ। लक्ष्मी यादव जो बेगूसराय से आए हैं, सर आप आ जाइए स्टेज पे। आप और जिन लोगों के नाम मुझे दिए गए हैं उनसे, और गौरनाथ के लिए प्रभु कुमार जी हमारे बीच में हैं। तो पहले सत्र के इस हिस्से में हम कलाकारों से सीधे रूबरू होंगे और आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन सा होगा, क्योंकि ये कोई व्याख्यानुमा नहीं है। जैसा कि हमारे कलाकार जन थे, ये परफॉर्मेंस देने में माहिर लोग हैं, लेकिन बात करने में उतने सहज नहीं, इसलिए सहजता का माहौल बनाने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा, पहले बातचीत शुरू करें, इनके बारे में हम बात करें और फिर आप उसमें शामिल हो जाए। मेरी उम्र 64 साल हो गई और मैं 8 साल की उम्र से गाया करता हूँ। जब भी मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं बहुत छोटा उम्र से तुम गाया है। जब मेरे पास में जटा था, मुंडन भी नहीं हुआ था, उस समय से जब गांव घर में लोग नाच किया करते थे कहीं कहीं से आकर के, तो उसको देखते थे, बड़ा गौर से बैठ कर के सुनते थे भी। और घर में हमारी मम्मी जो थी वो बहुत अच्छी गाती थी, हमारे पिताजी भी अच्छे गाते थे, और हमारे पूर्वज में हमारे दादाजी मृदंग के बालक थे, मृदंग। तो ये सब देखने को मिला। दूसरे नंबर माँ के साथ मैंने गाना शुरू किया पहले, उसके बाद पिताजी के साथ में गाना शुरू किया। माँ के साथ में कैसे गाना शुरू किया, माँ जब जाता चला रही थी, आटा पीस रही थी, तो वो गीत था रे जान करके। तो उस गीत को, उसका गीत जो मुझे लगा कि मैं इस गीत को गा सकता हूँ, तो मैंने माँ से बोला ये हम गए हो, हम जानता पिस दो, तबे पक ये सब तुमको नहीं होगा, जा। बोले हम गए करें, जैसे जैसे गए वैसे वैसे तो गए रही। हमने बोला कि हाँ। तो माँ जाता पर चला रही थी और गाना शुरू किया। और वो गीत यदि शायद सुनना पसंद करोगे तो एक लाइन सुना देते हैं। वो गीत था इस रूप में, पटना सहरिया से अइलै गोधन परनी रे जान, जान रे अइलै गोधन परनी रे जान, रे जान ले हम सखी गोधना परैबै रे जान, जान रे हम गलिए गलिए सोरवा अलापै रे जान। इसी तरह का वो गीत था और मेरे जहन में वो गीत आज तक है, और इसी गीत से मैंने लोकगीत गाना शुरू किया। और कुछ कह रहे। तो आगे चल करके हमारे गांव में संकीर्तन समाज हुआ करता था, तो उस संकीर्तन में भी मैंने प्रवेश किया। और पहले हमारे पिताजी, जब एक होता है गांव घर में पूजा देवास का, तो वो संगीत मेरे पिताजी बहुत गाया करते थे। तो उनके साथ में भी बैठ करके मैं सुना करता था। वो भी गीत मुझे अच्छा लगा, कथा गीत था वो। तो वो गीत पिताजी के साथ भी मैंने गाया। उसके बाद मृदंग पर, जब मेरे दादाजी मृदंग, जब एक होता है मृदंग में, उसको कथा गीत ही कहा जाए, चौपहरा पूजा होता है, तो उसमें भगवान कृष्ण का पूजा सत्यनारायण का होता है, तो उसमें ये गाया जाता है बहुत सारे गीत। तो मुझे कृष्ण भगवान वो बनाया करते थे, और एक लकड़ी का बांसुरी बना करके हाथ में, सिर्फ कहते तुम घूमो, तो मैं घुमा करता था। यही देखने को मिला। उसके बाद
मृदंग पर मैंने पहली बार गाया अपने दादा के साथ में, साथ के साथ। उसके बाद गांव में संकीर्तन समाज जो था उसके साथ में जब उसका मैंने सुन लिया तो मैं सोचा ये गीत तो मैं भी गा सकता हूँ। तब तक मैं क्लास चतुर्थ में चला गया था, तो वहाँ लिखना पढ़ना तो बहुत कम था उस समय, और क्लास जो चौथा क्लास था मेरा, तो उस समय मेरा उम्र 10 साल था, और 10 साल में मैं बहुत बड़ा सा लग रहा था मुझे। तो यही होते होते गांव में एक अच्छे कल्चर शुरू किया हमारे बड़े भाई ने, नाटक का। समझिए, उन्होंने कहा कि नाटक में तुम गीत गाओगे और रोल करोगे, तुमको एक नाटक में रोल करना है, हरिश्चंद्र के नाटक में रोहतास बनना है। मतलब हमको पाठ दीजिए, याद करेंगे, उसके बाद मैं हाँ। तो मैंने रोहतास का भी रोल किया। उसके बाद जवान हुआ तो मैंने नाटक में खलनायक का भी रोल किया, और ये सब लोग सराहा। और धीरे धीरे मैं फिल्म के संगीत को गाना शुरू किया, मोहम्मद रफ़ी के गीत को और किशोर कुमार के गीत को। और सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में किसी का गीत पसंद आया तो वो महेंद्र कपूर का, और जिनको मैं अपना एक मिट्टी का जो गुरुदेव होता है, मैं वही मिट्टी का, भेंट तो हुई नहीं, मैं मिट्टी का गुरुदेव समझकर उनको आज तक मैं पूजा कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में, उनकी आवाज़ मिला करके मैं अपनी आवाज़ के साथ उनके फिल्म के संगीत को मैंने गाया करता था। ऐसा एक बार अचानक पटना में हुआ, जब पटना में महेंद्र कपूर जी आए हुए थे, तब उद्विग्नता जो है मेरे पास में एक ऐसी चीज़ है जो कि लगेगा मैं हूँ वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो मैं डायरेक्ट मंच पर गया, और महेंद्र कपूर को मैं जानता नहीं था कि ये महेंद्र कपूर है। मैंने बोला जी कि सर मैं एक गीत गाना चाहता हूँ महेंद्र कपूर साहब का। उन्हीं से मैंने बोला हाँ बोलो क्या गाओगे। तो मैंने बोला फिल्म हमराज का मैं गीत गाओ, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तो इसका तुम आलाप करोगे? तो मैं उसी से मैं आलाप में इसी तरह का। तब उन्होंने मेरा पीठ ठोका, मेरा गीत को सुना, और आशीर्वाद मुझे उसी समय मिला जी। पहली बार मैंने मंत्र गांधी मैदान में उनके ये अंदाज में गाया था। उसके बाद धीरे धीरे कथा गीत की ओर मैं जाना शुरू किया। तो नाच वाला गीत जो था, जैसे सच्ची घटना है, हमारे देश में बहुत सारे गीत हैं, सच्ची घटना हुई है, जिस पर हमारे बेगूसराय की एक घटना है जो मैंने कल सुना चुका था आपको, क्या बोलते हैं, बहुड़ा गोढ़िन का। हाँ, तो बहुड़ा गोढ़िन का एक बुजुर्ग इन्हीं के जैसा आए हुए थे, उनसे मैं सवाल किया जो हम भी बाबा आपके साथ गीत गाना चाहते हैं। तो बोला कि तुम नाचेगा? तो नाचेंगे नहीं, हम गाएंगे। तो कहा ठीक है। उसने मुझे 2-4 लाइन लिख दिया और उसको मैंने सुना दिया गा करके। वो बोला था कि पूरा गीत तुमको देंगे। वो पूरा गीत मुझे मेरी डायरी में लिख दिया वो पूरा, और मैं उस गीत को गाना शुरू किया तो एक शोहरत पाया अपने जीवन में। और दूसरी लोक कथा है रेशमा चौहरमल, उसको भी मैं आज प्रस्तुति करूंगा छोटी सी रूप में ही। और उसके बाद राजा नल की घटना है, राजा भर्तृहरि की घटना। जितनी लोक कथा भारत में है, जितनी लोक कथा भारत में है, उसका मैं अध्ययन किया। मैंने बेगूसराय में फाउंडर, इप्टा का मैं बेगूसराय में फाउंडर हूँ। किसी ने मुझे बोला कि इप्टा बनाओ, मैं समझ नहीं रहा था इप्टा क्या होता है। उसमें प्रगतिशील संगीत की जरूरत होती है। तो मैंने प्रगतिशील संगीत से लेखकों से जुड़ा, लेखकों ने मुझे जो भी दिया, मैं उसके गीत का कंपोज करके अपना धुन बना करके दिया। बहुत अच्छे हिंदी गीत का मैं कंपोज किया है, धुन दिया है, लोगों ने सराहा। और देश में जाना जाता है मेरा इप्टा रंगमंच से भी मैं जुड़े हुए हैं आज 35 साल से। और इसी के अंदर मैंने जो पाया, इप्टा साइड करके लक्ष्मी एवं साथी करके मैंने एक टीम बनाया, और उस टीम को लेकर के मैं रेशमा चौहरमल की गाथा को शुरू किया गाना, जो आपके दिल्ली के प्रगति मैदान में मैं कई एक बार गा चुका हूँ। भारत में विश्व व्यापार मेला होता है, उस विश्व व्यापार मेला में मैं कई एक बार शिरकत किया हूँ, जिसमें रेशमा चौहरमल और बहुड़ा गोढ़ी, ये सब मैं नृत्य नाटिका और
कंपोज तैयार किया और उसका संगीत भी तैयार किया। तो अभी तक तो मैं फिर हमारे नीलेश जी हैं और नीलेश दीपक जी जो हैं हमारे इप्टा से भी जुड़े हुए हैं और हमारे कलाकारों से और मेरे कला से ये अवगत हैं बचपन से वे। और उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया कि दादा मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम यहाँ सेमिनार करेंगे, क्या बोलते हैं लोकोत्सव करेंगे, उसमें आपको शिरकत करना है। मैंने ज़रूर आऊँगा, आप जैसी कहोगे तुम्हारे बात को हम काटेंगे नहीं। और मैंने आज आपके पास आया हूँ और ये कह दिया कि मैं गाता हूँ सबों के लिए, अपने लिए मैं नहीं गाता हूँ। नीलेश के मतलब मेरा भी एक नीलेश से है कनेक्शन, वो इप्टा वाला की नीलेश संवदिया किया करते थे और बिना किसी बड़े तामझाम के ये इप्टा की तरफ से मेरे ख्याल से अगर याददाश्त ठीक ठाक है तो JNU में इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी और बाद में तो नटराज में परिचय हुआ। तो उन्होंने अच्छा काम किया है और ये तो आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद समझिए। ये बहरा दो हिस्से हैं इसके, प्रभु कुमार जी और मोहम्मद इसराइल साहब दोनों हमारे बीच आ गए हैं, जैनेंद्र भी आ गए हैं। तो इस बातचीत के दो हिस्से हैं। मतलब पहला तो आप अपनी यात्रा के बारे में हमें बता दीजिए और उसके बाद जो आज जो आपको लगता है कि आप जिस आर्ट फॉर्म को लेकर चल रहे, जिस कला को लेकर आप चल रहे हैं, उस कला के सामने दिक्कत क्या है और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं संस्थानों से या फिर तंत्र से, आपकी क्या इच्छा है, वो आप कुछ उम्मीद पाले होंगे क्योंकि ये तो खत्म हो रही हैं चीज़ें और आप एक उस लकीर पे खड़े हैं जो धीरे धीरे मिटती जा रही है, उसको कैसे सहेज रहे हैं, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर बात होनी है। और जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक श्रोता बैठे हुए हैं ये सारी आपसे बातचीत करेंगे इस बारे में, वो अपने भी सवाल कुछ रखेंगे आपसे। तो ये लास्ट का सेगमेंट होगा, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल वो संक्षेप में होगा, कुछ ही सवाल हम ले पाएंगे क्योंकि हमारे सभी विद्वजन आ चुके हैं, उनको भी सुनना है हमें। तो मैं सादर आपको कहता हूँ कि प्रभु जी आप अपने बारे में बताइए, गोड़ो नाच के लेकर हुआ चल 2 मिनट के लिए मुझे चाहिए। मैं कुछ सहेज करके बोलने के लिए आया हूँ, सेमिनार है ये। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे अभिभावकगण, कला प्रेमियों, मैं बोलना कम और संगीत ज़्यादा करता हूँ, बोलता नहीं, मैं लिख करके बोलता हूँ। साथियों, नाच लोकोत्सव में लोकगीत लोक कथा पर जो कुछ चर्चा करना जरूरी है क्योंकि लोक कथा विलुप्त के कगार पर है और ये विलुप्त के कगार पर खड़ी है, इसे बचाना जरूरी है। साथियों, लोकगीत गांव की धरोहर है, संस्कृति है, लोक जीवन है। लोक संगीत लोक कथा हृदय की अनुभूतियां तरंगित होकर जब प्रकृति के मध्य में बहती है और बहने लगती है तो लोक संगीत लोक कला का जन्म होता है। लोक कला और लोकगीत लोक कथा देश की अखंडता एकता को बरकरार रखती है। लोकगीत एक शक्ति है। लोक कला क्या संस्कृति को मजबूती प्रदान करती है या नहीं करती है? लोक कला हमारी जो है वो संस्कृति को, हमारे सारा संस्कृति को मजबूती प्रदान करती है। लोक संस्कृति लोक संगीत को सुखद, लोक संगीत और संस्कृति को सुखद संदेश देने वाली कला है। लोक संगीत लोक कला भारत की सभ्यता, संस्कृति तथा एकता का प्रतीक है। लोक गाथा भारतीय संस्कृति की जान है, इसे बचाना जरूरी है। लोगों ने मुझसे पूछा था कभी, क्या लोकगीत और फोकगीत गाते रहते हो? मुझे लोगों ने पूछा, क्या तुम लोकगीत फोक गीत गाते रहते हो? कोई अच्छी सी गीत गाया करो। तो मैंने उससे जवाब दिया था, मैं फोक गीत जो गाता हूँ वो समझ नहीं रहा था फोक गीत किसको कहता है, ऐसे बोलचाल की भाषा में मुझे कहता है लोकगीत फोक गीत गाते हो। तो मैंने उसे जवाब सहज रूप में दिया, हाँ मैं फोक गीत ही गाता हूँ और उसको गाने से मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, हृदय में जो एकाग्र हो गया और मैं शांत चित्त हो जाता हूँ और अपने आप में एक शांति का सुकून मुझे मिलता है। जय कला और जय। और सबसे बड़ी बात है कि लोक संगीत लोक कला का विश्वविद्यालय कहाँ होता है ये जान लो। लोक संगीत और लोक कला और लोक कथा का विश्वविद्यालय गांव ही होता है, गांव में ही ये बसता है। थैंक यू। तो वो पूरा यात्रा थोड़ा सा बताई होगा, ओकरा बाद
जो आज के समय में हम सवाल छोड़नी है कि अब तो ये गुड़ऊ नाच तमाम चीज़ के दिक्कत जो हो रहा बटे बस एगो कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यूजियम की चीज़ बन के रह गई बा कि कबो कब लोग बुलाता चाहे इसकी चीज़ तो रहुआ किसी दिक्कत कौना दिक्कत से सबके सहज ले बने अपने आप अपेक्षा का बारा सरकार से सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रभु कुमार गोंड हुआ, मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। मेरी यात्रा वृत्तांत लगभग 98 से हुआ। हम लोग गुड़ऊ नाच विलुप्त के कगार पर था। इने गिने इस नाच को लोग फुहड़ नाच के नाम से जानते थे। अरे छोड़ो, ये गुड़वन के नाच जो है इतना फुहड़ है, इतना गंदा गंदा गाली देता है, तो मेरी संस्कृति मेरी विरासत मिटती जा रही है। तो जब हम लोगों ने पढ़ लिख कर आए तो मिला कि नहीं, मेरी संस्कृति बचाना बहुत जरूरी है। ये मेरा आदर्श है, मेरी परिवार मेरे वंशजों का एक अद्भुत कहानी है। सदियों से आदिवासी इस धरा पर रहते आए हैं, तो ये जो संस्कृति बची है, थोड़ा सा जो संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने इस कला का रूप दिया। ये पहले तो था ही, लेकिन हमारे वंशज या हमारे पूर्वजों को यहाँ के सामंतवादी व्यवस्था जो थे वो नचाने का काम करते थे, तो हम लोगों ने इसका रूप रंग बदला और इसको कला के क्षेत्र में ले गया। जितनी फुहड़पन थी इसमें, जितनी कल हमने कला दिखाया बकलोल दुल्हा और केहलू दुल्हनिया का, तो उसमें बकलोल दुल्हा हमने पेश किया कि गांव गंवई में एक मेरा एक और कला है जो आज शराब के मद में एक साथी जो शराब पी के आता है और अपनी जो उसकी दुल्हन होती है उसको लात मारकर भगा देता है और रखेल को साथ में ले लेता है और कहता शराब के नशे में। तो ये हमारी परंपराओं में होती थी, खास करके बिहार की ये संस्कृति में थी। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के कार्यभार को संभाला और इतनी विस्तार किया और हम लोग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह हमारी संस्कृति गांव तक ही सीमित रह गई है। अगर इसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता, एक रास्ता मिलता, तो गांव से उभर कर, जैसे मैं नीलेश जी का जो मैं शुक्रगुजार करूंगा, जगमोहन जी का, और हमारे भाई हैं नहीं ये भास्कर जी ने हम लोगों को इस दिल्ली में मुकाम दिया, आने का रास्ता दिया, और हम शुक्रगुजार हैं भाई भास्कर जी का जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरे वंशज के लोग हैं, इस नाच इतना ही लुप्त होता जा रहा है कि लोग इस गौड़ नाच को नचाने के लिए खुद मेरी ही कास्ट, मेरी ही कौम के लोग इसको ना लेकर बैंड बाजा के डांस कराते हैं शादियों में और डीजे नचाते हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्यार्थी, कुछ हमारे शिक्षित प्रबुद्ध लोग आए और इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए और आगे ये विस्तार की तरफ जा रहे हैं। और आगे मेरी बुलंदी रहेगी कि इसको हम जो है एक संस्था से, नीलेश जी के भी और भास्कर जी के प्रयास से, अगर इसको एक प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन व्यवस्था हो जाती है तो ये गुड़ऊ नाच दुनिया में नंबर 1 नाच बनेगी, क्योंकि इसकी संस्कृति आज से नहीं है। हमारे लक्ष्मी जी ने कहा कि लोक कला, लोक नृत्य लुप्त होती जा रही है। तो इस कला को, इस संस्कृति को बचाने में मैं और भास्कर जी और नीलेश जी पूरे तन्मयता से, और इधर संजय जी, संतोष जो भी हैं, सारे लोग लगे हैं। और आपका भी इसमें बहुत बहुत पुरजोर प्रयास है कि हम लोग चाहेंगे कि ये गुड़ऊ नाच और आगे जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाह रहे थे। ये तो व्यक्तिगत प्रयास है और वो जो लोग हैं जो इस कला के प्रति बहुत सजग हैं, संवेदनशील हैं, चाहते हैं कि पास ऑन हो, तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि सरकारें किस तरह से, बिहार की आप बात करें, बिहार में लोक कलाओं के संरक्षण को लेकर सरकारी तौर पे आपको किस तरीके का भाव दिखता है? देखिए, कलाकार हैं। देखिए, मैं कलाकार हूँ और हमने प्रयास किया बिहार सरकार में हमें रजिस्ट्रेशन का, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हम अभी भी प्रयासरत में हैं, क्योंकि ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं। ये वाकया जो विद्यापति जी या दिनकर जी लिखे हैं, ये समस्या बनी हुई है छोटे कलाकारों की। ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे बिहार सरकार भी
हमारे लोक कला और ये जो हमारे नृत्य कला जो गुणऊ नाच है उसको वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जी, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा कि इसराइल सर से मैं पूरा मतलब सादर आपसे अनुमति ले रहा हूँ, क्योंकि जैनेंद्र से इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल, क्योंकि आप लोग तो सीधे जड़ों से रह के वहीं पे काम कर रहे हैं। एक लड़का जो वर्धा पढ़ता है, एक लड़का जो जेएनयू में पढ़ता है, और एकाएक पूरे सारे सपने उसके आगे हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, और लौट जाता है जड़ों में एकदम, कि मैं जाके भिखारी ठाकुर के उस गांव में खड़ा हो जाऊंगा और उस टीम को जमा करूंगा, और फिर उसके बाद वहाँ वो एक पहचान के तौर पे आज भी संघर्षरत है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इनको सहयोग कर रहे हैं उस तरीके की चीज़ों का, लेकिन ये पर्सनली जिस तरह से लगे हुए हैं वैसा विरला है। वैसे लौटना बड़ा मुश्किल होता है, किसी पढ़े लिखे एक जगह पे पहुंच जाने के बाद लोग उससे ऊपर जाना चाहते हैं। तो जैनेंद्र, आप एकाएक कैसे आपको ये सपना आया कि मुझे वहाँ लौट जाना चाहिए, और फिर आप जो सरकारी तंत्र की उपेक्षा का भाव है वो आप कैसे देख रहे हैं वहाँ पे? आपको भी झेलना पड़ रहा होगा कुछ? ये जो यात्रा शुरू हुई, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। वाया स्कूल में नाटक करना, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा में नाटक करना, और जम के शादी विवाह त्योहारों में नाच देखना, समियाना में चौकी के आगे बैठ के खूब नाच देखना, फिर इप्टा में आना, इप्टा के बाद दिल्ली के रंगमंच में आना, और दिल्ली में ब्रेक्टियन मिरर में मैंने काम किया अमिताभ दास गुप्ता के यहाँ। जब उनको पता चला कि मैं छपरा से हूँ, भिखारी ठाकुर के जगह से हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ इतने बड़े भिखारी ठाकुर और तुम दिल्ली में आए हो रंगमंच सीखने। तो उस समय से, मैं 2006 की बात है, उस समय से भिखारी ठाकुर को पढ़ना जानना, अच्छा मैं जो नाच देखता था उन्हीं का नाच था, ये सब समझना शुरू किया। उसके बाद दिल्ली के रंगमंच में काम करते हुए अपनी परंपरा को पढ़ा जाना, मास्टर करने फिर वर्धा चला गया 2010 में। 2010 के बाद मैं जेएनयू में आया, तो मैंने पहली बार रिसर्च करने का मेरे सामने एक मौका था। तो मैं हालांकि रिसर्च प्रपोजल लेके आया था कि पोस्ट मॉडर्निटी एंड हिंदी थिएटर पर रिसर्च करूंगा, लेकिन ये भूत तुरंत दिमाग में से निकल गया, और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने गाइड का कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपनी लोक परंपरा पर रिसर्च करो। तो मैंने भिखारी ठाकुर नाच की परंपरा, इसको लौंडा नाच भी हमारे यहाँ कहा जाता है, उस पर हमने काम करना शुरू किया। और उसी बीच हम अपने क्षेत्र के बहुत पुराने कलाकारों से मिले, उनसे बातचीत किया। एक मौका इसी बीच हमें सुमन सर यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत में, या यूँ कहें कि उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, एक दिशा प्रदान किया। भिखारी ठाकुर रंगमंडल के बारे में जो संकल्पना है और अभी जो चल रहा है, वो एक सुमन सर के प्रयास के तहत मैंने वो जाना, समझा, और एक मौका दिया इन्होंने बहुत कि इस टीम को रिवाइव किया जाए। और हमने 2013-14 से उस पर काम करना शुरू किया, और अभी वो रंगमंडल फिर से काम कर रहा है। लगभग 6 नाटक फिर से पुराने अंदाज में भिखारी ठाकुर के तैयार हो चुके हैं। विदेशिया तो तैयार था, क्योंकि विदेशिया के कुछ शोज होते रहे हैं, सरकार बुलाते रही है रामदास राही को और भी दूसरे लोगों को, लेकिन उनका गबर घिचोड़ नाटक, पियानिसैल नाटक, बेटी बेचवा नाटक, विधवा, ये सब बंद हो चुके थे, जो अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, बन रहा है। इसी बीच मुझे पीएसबीटी और दूरदर्शन के सहयोग से फिल्म बनाने का मौका मिला, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो मैंने नाच पे एक फिल्म बनाई। 2 प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा। एक तो एकेडमिक्स में क्या चल रहा था मेरे आने के पहले, कोई आदमी नाच शब्द बोल ही नहीं रहा था, सब विदेशिया बोल रहे थे कि बिहार का लोक नाट्य परंपरा विदेशिया है, जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस एकदम उल्टा है। हमारा लोक नाट्य परंपरा तो नाच है, विदापत नाच, रेशमा चुहरमल का नाच, सती बिहुला का नाच, धोबिया नाच, गुड़ाऊ नाच, सब तो नाच है। तो विदेशिया कैसे है, कहाँ से आया, ये सब जाना मैंने। और मैंने स्ट्रांगली 2012 में अपने रिसर्च में लिखा कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपने विदेशिया जो शैली के रूप में या विधा के रूप में किताबों को लिख रहे हैं, या तो वो डिफाइन करें कि क्या है, या उसको छोड़ देना चाहिए।
हमें नाच पे ही फोकस करना चाहिए कि नाच हमारी विधा है, उसकी शैलियाँ अलग अलग है, उसमें कथ के स्तर पर प्रस्तुति के स्तर पर अंतर है, लेकिन वो है नाच। अब नाच क्या है बाहरी लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बिहार वाले या नाच परंपरा के लोग जानते हैं। नाच बोलते ही आ गया, अच्छा रात भर चलेगा, चौकी का मंच बनेगा, समाना लगेगा, पीछे राउटी में मेकअप होगा, पहले गीत संगीत नृत्य लहरा बजेगा, पहले ग्रुप डांस होगा, फिर 2 बजे के बाद नाटक होगा, 5 बजे भोर में फिर पराती उराती गा के ख़त्म होगा, उसके बाद सट्टादार से पैसा लिया आएगा, सब कलाकारों में बटाएगा, घर जाएगा। ये नाच हो गया, ये सब जानते हैं। तो ये सब हम लोगों को अपने रिसर्च के माध्यम से बताने की कोशिश की मैंने, और अपने फिल्म के माध्यम से भी, कि नाच पे हमको फोकस करना होगा। इस बीच एक शब्द है लौंडा नाच, फिल्म में भी मैंने पहले नाम था उसका नाच लौंडा नाच। तो लौंडा शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है। सब जानते हैं कि लौंडा एक गाली के तौर पर समाज में यूज किया जाता है। तो एक नाच विधा जो कि इतना, कल भी हमने नाच ही देखा, गोड़ऊ नाच ही है वो, तो एक इतना बढ़िया विधा जो समाज के शादी पर व्यंग कर रहा है। एक बूढ़े दूल्हा, एक पागल दूल्हा के ऊपर वो नाटक है, और उसको हमने लौंडा शब्द, उस वैसे नाच के साथ लौंडा शब्द जोड़ दिया, और जोड़ते ही हम उसको पब्लिकली बोलते नहीं हैं, अरे लौंडा नाच होता है, कभी नहीं बोला लौंडा नाच हो रहा है, तब आएंगे क्यों, क्योंकि वो गंदा शब्द है। तो एक डिफेम करने की कोशिश हुई लौंडा शब्द जोड़ कर, है कि जब तक ये डिबेट में नहीं आएगा, कब किया, किसने किया, क्यों किया, क्या घाटा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस पर मिट्टी नहीं डालना है, उस पर चर्चा कीजिए, तब शायद कुछ बेहतर निकल के आएगा। ये भी हमने प्रयास किया अपने रिसर्च के माध्यम से कि क्या है, किस तरीके से आएगा। और तमाम ये सारी चीज़ें अब चेंज हो रही है। एक बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में नाच महोत्सव हो रहा है, नाच लोक उत्सव हो रहा है। लोक के नाट्य महोत्सव नहीं हो रहा है, नाच महोत्सव हो रहा है। एक और मैंने चीज़ देखा, बहुत सारे स्कॉलर, JNU, DU, TIS, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी के नाच को एक डांस विधा मान लिया है, नृत्य की तरह डिफाइन किया है। बहुत घपला हुआ हमारे ट्रेडिशन के साथ। अगर गौरा गौरीन को या ये गोरम नाच को अगर डांस मान ले, डांस नहीं है वो, ऐसे ही है जैसे नौटंकी है, जैसे स्वांग है, जैसे जात्रा है, जैसे तमाशा है, जैसे भवई है, वैसे ही हमारा नाच है, जैसे नाचा है। हाँ, तेलकुट्टू है। नाच का ट्रांसलेशन डांस कर दिया लोगों ने, नहीं, नाच का कोई दुनिया में ट्रांसलेशन नहीं, उसको NAACH लिखिए, NSCH लिखिए, तमाशा का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। तो ये भी बहुत सारे लोगों ने, शुरू के विद्वानों ने और इवन प्रैक्टिशनर्स ने भी कभी बोला नहीं इस पर। तो अब हमारे जनरेशन के लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो ये काउंटर करेंगे हम। अभी हमारा समय है, ड्यू है हमारे ऊपर, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब से हमने इस टीम को रिवाइव किया, जो आप पूछ रहे हैं कि बिहार और सरकार की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम आई, बिल्कुल हाँ, रामचंद्र माझी को केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित कर रही है, लेकिन बिहार सरकार के कानों पे आज तक भी जू नहीं रही थी। जबकि हमारे आज के मिनिस्टर, जब अवार्ड घोषित होता है तो सबसे पहले फेसबुक पर रामचंद्र जी का वो न्यूज कटिंग लगाते हैं, जबकि 4 बार से खुद रामचंद्र माझी, शिवलाल वारी, लखीचंद माझी, इवन एक दो और दूसरे मंडल, लखदेव राम हमारे यहाँ बहुत फेमस कलाकार रहे हैं, उनका प्रपोजल हमने, वो जब जिंदा थे, भेजा था कि उनको सम्मानित करना चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, भिखारी ठाकुर के नाम से अवार्ड है, कभी नहीं वो देंगे। भिखारी ठाकुर का जो जन्मदिन मनाया जाता है, जिसका सरकारी बजट है, उसमें भी नहीं बुलाएंगे। महेंद्र मिश्र के जयंती का बजट है, उसमें भी नहीं बुलाएंगे। तो कौन ये लोग हैं जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं? चंद पटना के लोग, चंद मिनिस्टर्स के, चंद सेक्रेटरी के आसपास के लोग, जिनको सारा प्रोग्राम वहीं आसपास मिल जा रहा है। अभी कोई कल ही या परसों किसी ने लिखा था, तो बिहार का रंगमंच के ऊपर नीचे कमेंट में था, सर ये पटना का रंगमंच है, बिहार का रंगमंच नहीं। नजर ही नहीं जा रही है छपरा में क्या हो रहा है, बक्सर में क्या हो रहा है, बेगूसराय में क्या हो रहा है। भरत सिंह भारती इतने पुराने कलाकार हैं,
उनका दर्द अभी पेपर में छपा था कि हमारे पास आज तक कोई पहुंचा ही नहीं कि आप प्रोग्राम कीजिए। एक बार 1-2 साल पहले की बात है कि नीतू कुमारी नूतन के प्रयास से हमारे पास एक चिट्ठी आया कि रामचंद्र जी के अंडर में ट्रेनिंग प्रोग्राम बिहार सरकार और इलाहाबाद का जोनल कल्चर सेंटर चलाना चाहती है कि जल्दी से जल्दी रामचंद्र जी का बायोडाटा भेजा जाए। लगातार फ़ोन आए, हमने उनका बायोडाटा जो भी फॉर्मेलिटी है करके भेजा। आज तक कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उनको करना ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि गाँव की कलाएँ हावी हो, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि ये सब कलाएँ जिस दिन बच पे आएगी तो शहर के लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक साजिश तो है और वो मैं ये टीम चलाते हुए बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। हमारी मानसिकता में लोग कलाएँ, लोग कलाकार दोयम दर्जे के भरे पड़े हैं। मैंने अब यहाँ तक देखा है कि हमारे कलाकार, ये चाचा लोग बैठे हैं, ऐसे जाएंगे तो उनको इंटरटेन नहीं करते हैं लोग। ऑर्गेनाइजर लोग, प्रकाश भैया जैसे शर्ट पैंट पहन के आएंगे, पहले होटल में मिल जाएगा और तुरंत आओ भगत होने लगेगी, इनको बाद में मिलेगा। इवन समय को लेके मैं बोलता हूँ कि आप पहले फिक्स कीजिए कि गुड़ाऊ नाच के टीम को 1 घंटा देना है कि 2 घंटा देना है, कितना देना है, उसके टीम लीडर को बताइए। चूँकि ये परफॉर्मेंस लंबा चलता है तो 5-10 मिनट आगे पीछे कर दीजिए, इनको दे दीजिए 1 घंटा प्लस 15 मिनट प्लस माइनस उनको करने दीजिए। मैं कई बार देखता हूँ किसी ने हेमा सिंह का नाटक आके टोका है क्या कि मैम आप ज़्यादा समय ले रही हैं सेट डिज़ाइन लगाने में, ये नहीं। लेकिन ये जैसे ही मंच पर आएंगे इनका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, नहीं नहीं थोड़ा जल्दी कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, बहुत सारे ज़्यादा। इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास इस तरह का। तो सारी मेंटालिटी बदलनी होगी, हम लोगों को सोचना होगा कि कैसे होगा। और सुमन सर से लगातार इस पे बातचीत होती है कि सरकार पे हम लोगों को उतना ही डिपेंड रहना है जितना खाने में चटनी की ज़रूरत होती है। हमारी जन की कला है, हम क्यों ना फिर से कोशिश करें कि जनता में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, जनता में हमारी मांग बढ़े। और मैं तो गांव में काम कर रहा हूं और लगातार बातचीत भी कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं एज ए रिसर्चर, मैंने कई देशों के एस्थेटिक्स को पढ़ा और देख रहा हूं कि फिर से ये लाइव परफॉर्मेंस का ज़माना आ रहा है, आना शुरू हो गया है। फिर से लोग वापस लाइव परफॉर्मेंस को देखना शुरू कर रहे हैं। अब हमें हमारे गांव के लोगों को भी जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा और सजाना है और थोड़ा नया नहीं करना है। जैसे भिखारी ठाकुर की मैं बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस ऐसे थोड़ी होता था जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। वो तो फटिहाली में मैं कर रहा हूँ। अगर वो जितना कर रहे हैं उतना मैं अभी कर दूं तो अभी भी बिहार में वो खूब डिमांड उसकी रहेगी। और है ही, इस साल शादियों में हमारी 25 बुकिंग आई है। दशहरा में लगातार हम 6 दिन परफॉर्मेंस किए। कहाँ था इसके पहले, तो ख़त्म हो गया था। तो लोग बुक करेंगे। हाँ, वो स्वरूप अलग है कि शादी में जाना है, मरनी में जाना है, जनेऊ में जाना है, हर जगह बुलाएंगे। लेकिन हमको अब थोड़ा सा ये जो ताम झाम है नया, उसके साथ भी इंगेज करना है। हमको माइक चाहिए। आधे हमारे परफॉर्मेंस गांव में ख़राब होते हैं कि 8 माइक हमको चाहिए होता है ही नहीं माइक किसी के पास। तो वो सब पे भी ध्यान देना होगा। थोड़ा एस्थेटिक्स पे थोड़ा लाइट लगाएं, कॉस्ट्यूम को हम अच्छे से करें, थोड़ा सा मंच को देखें, क्योंकि समय बदल रहा है। उसके हिसाब से हमको अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ट्रेनिंग नए तरीके से देना होगा, करना होगा और जनता देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ये, क्योंकि जैनेंद्र की इस यात्रा के हम लोग थोड़े दृष्टा हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लौंडा नाच सदियों से एक बड़ी खराब का द्योतक था कि खराब चीज़ है, घटिया चीज़ है, या उसके लिए एक अजीब तरीके का व्यंग्यात्मक बात कहते हुए कनखी मारने वाला भाव पैदा करने वाली स्थितियाँ रही हैं, वही प्रांत अपनी गिरमिटिया पे ऐसा प्राउड फील करता है कि वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि हम इतने देशों में फैले हुए हैं। और उन देशों में जहाँ ये फैले हुए हैं, ये लौंडा नाच साथ में गया था और वहाँ बहुत अच्छे से इज्जतदार तरीके से वहाँ परफॉर्मर के तौर पे वो काउंट हो रहे हैं आज भी। अगले सत्र में हमारे जो वक्ता हैं उस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ वो स्थिति दूसरी हो जाती है।
वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लौंडा है गबरू जवान, हमारे यहाँ आके वो एक अजीब तरीके का समलैंगिक अर्थ में लोग प्रयोग करने लगते हैं, जबकि हमेशा स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। और अस्मिताओं के उभारने और जो अकादमिक जगत में जो पढ़ के लोग लौटे हैं अपनी जड़ों की ओर, निश्चित तौर पे वो इस धारणा को तोड़ के नए तरीके का एक दुनिया रचने की कोशिश कर रहे हैं। जैनेंद्र हैं उसमें, और मैं जब भी जैनेंद्र के सामने कह रहा हूँ, हालांकि नहीं कहना चाहिए था, इसे बिगड़ने का खतरा रहता है किसी को भी, क्योंकि नाचा को हबीब तनवीर मिल गए थे, हमारे नाच को अभी जैनेंद्र अभी मिले हैं। ये बड़ी मुश्किल, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, वो निश्चित तौर पर वैसा ही काम आगे चल के ऊपर वाले की कृपा कहें या इनकी मेहनत कहें, हालांकि जो ये मेहनत कर रहे हैं उसकी बुनियाद नौकरी छोड़ने तक या ऐसा साहस है कि इन्होंने अभी हाल ही में एक नौकरी छोड़ी है, क्योंकि कर नहीं पा रहे थे। इन्होंने बड़ी पीड़ा में कहा कि नौकरी के साथ साथ वो काम नहीं हो सका जो हम करेंगे चाहते हैं। अब आप सोचिए, हम में आप में कितने लोग बस ये हिम्मत है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें और उसके बाद उस परंपरा को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना, हमारे भोजपुरी के हबीब तनवीर पार्ट 2 होने जा रहे हैं। मतलब जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप बने रहे हैं, क्योंकि नाचा को मिल गए थे, नाच को जैनेंद्र मिल गए हुए हैं। इसराइल सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर जो आपके जो मन के भाव हैं अपने नाच को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर, जो आपको लगता है कि इस कला को कैसे बचाया जा सकता है या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम लोग यहाँ झारपुर द्वीप के हैं, लगभग 5-7 से घर के आबादी में पुमरिया हम लोग हैं। हम लोग मुसलमान में मोहम्मडन में माने जाते हैं, मोहम्मडन मजहब को मानते हैं। हम लोग शुरू से, हम लोग का बाप दादा ही बधैया नाच के अपना ज़िंदगी निभाया है। आज भी हम लोग के यहाँ जितना भी लड़का है, नया नया भी चला है, वो भी बधाई मांग के अपना जीवन। सरकार की तरफ से आज तक हम मेरा ही गांव में एक पंचायत में और सब कास्ट को भूमिहीन जमीन भी कुछ मिला। हम लोग को जितने पुमरिया है उसमें 10 फुट 5 फुट में हम लोग बसे हैं। अभी भी बधाई मांग के ज़िंदगी निभा रहे हैं। किसी के यहाँ जाते हैं तो कितना आदमी बला भी कहता है, कहना जाओ मैं नहीं ना चाहूँगा, तो भूल जाते हैं उसके यहाँ से। फिर कितना है बिस्तरा देता है, नाचते हैं, जो होता है बधाई देता है, उसी से अपना जीवन बिता रहे हैं। आज तक भी वही करते आ रहे हैं हम लोग। और पटना से कुछ कलाकार 2005 में गए थे मेरे यहाँ, वहाँ मेरा शूटिंग होगा, 4 घंटा का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद चले गए शूटिंग करके। उसके 2-4-5 साल के बाद एक प्रोग्राम आया पटना में, विद्यापति भवन में। थोड़ा बहुत पैसा दिया, 2000-1000 रुपया दिया, हम लोग फिर चले। हम लोग तो कहीं भी पैसा कम भी मिलता है तो चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसी कमा के खा रहे हैं, दूसरा कोई खेती पाती है नहीं। यही है, हम लोग कहीं बुलाता है सब चले जाते हैं, और हम लोग क्या कहेंगे, यही हम लोग का परंपरा है। शुरू से हम लोग 5-7 घर मधुबनी जिला में पुमरिया हैं, सब यही काम कर रहे हैं। वो भी करिए रहा है, आज भी हमारा बेटा भी तैयार हो रहा है और सब भतीजा भी तैयार हो रहा है, सब यही काम कर रहे हैं। सहजता है जो कह रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन उसके भीतर की जो पीड़ा है वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भोक्ता ये है। हम लोग के पास अगला सत्र शुरू करने के लिए 5 मिनट है लगभग, और तो बातचीत एक के जहन में होगा तो इनसे पूछ सकते। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो लोक कला गणों नाच है, ये हमारी पूरे समाज को बांधा है, पूरे समाज को पिरोया है। आज भी गांव में जब शादियां होती है, चलो भाई गुणवा घरे धान दे दो, और लावा भुजाई, वही लावा जब शादी होती है तो शादी के समय वो गोड़ के घर से पूरी नाच की टीम जाती है। अगर मान लीजिए मेरी गुणऊ नाच ना हो, दूसरे बैंड बाजे वाले भी किसी बाबू साहब की, किसी पंडित जी की घर से आती है, तो वो गोड़वा के घर जाके और लावा भुजाई और लावा में गावाई कि करिया करिया भेड़वा के भुअर भुअर बारो, इस तरह की बातें। और वहाँ हमारी माताएं जाती है, पंडित जी के घर के, बाबू साहब के घर के, जादू जी के घर के, कुर्मी जी के घर के, कोयरी जी के घर के, सारे लोग जाएंगे और हम माताएं वहाँ नाचेगी। हमारे गुणऊ नाच के गोड़ के डांसर के साथ, गोड़ के जो हमारे लौंडे होते हैं उनके साथ वो नाचेगी पूरे 3 दिन से, और न्यौछावर करेगी।
पैसा लेकर हमारे जो कलाकार है उसको निछावर करेगी, बधाई देती है। हमारे यहाँ सोहर होता है, आगे मौका मिलेगा तो हमारे कलाकारों ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो एक सोहर का भी कार्यक्रम लेंगे, आग्रह करेंगे मैं नितेश जी के। तो हमारी ये लोक परंपरा से बनी हुई है। घर घर में शादियाँ होती है तो उस समय बुलाया जाता है गुणऊ नाच को, और ये चलती है परंपरा। तो ये गुणऊ नाच की जो संस्कृति है, हमने सर से भी कहा कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और हमारा नाच जो है, जो पेशा की बात अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, इस तरह की हमारे ही वंशज में हो रहे हैं। पढ़ाई के बाद अगर जो लोग पढ़ने की तरफ जा रहा है, बाकी लड़के हमारे इस नाच के तरफ भी जा रहे हैं। हम लोग का भी ये पेशा है, ये रोजगार है संस्कृति के साथ साथ। तो हम आग्रह करेंगे अपने पूरे टीम के साथ कि आगे हम साहब से भी, हमारे साहब से भी आग्रह करेंगे, क्या नाम हुआ साहब का, जैनेंद्र बाबू से भी आग्रह करेंगे कि हमें प्लेटफॉर्म देने का काम करें। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी। हम मुझे भी याद है अपने बचपन की, जब छठ में लोग नचनियों को कहते थे आचरा पर नचवाई हमारे की पूरा हो जाए तो, और वो होता है। वो लोग नाच जो है हमारे आंचले पर नचे, और हमारा कलाकार आंचल बिछाता है और नाचते हैं। और वो जो है माताएं आंचल बिछाती है और उस पर नाचता है, और नाचने के बाद बहुत सारी बधाइयाँ मिलती है। हम क्या कहें, हजारों की तादाद में बधाइयाँ मिलती है। और छठ में होता है, बच्चा जो पैदा होता है उसमें सतैसा में होता है। और हमारे यहाँ एक डोमकच है, हमारे नाच में एक डोमकच है। जैसे माताएं, हमारे पुरुष तो शादी के लिए सारे बाराती लेकर चले गए, लेकिन घर में तो कौन रक्षा करेगा। तो पहले के जमाने में डकैती हुआ करती थी, चोरी हुआ करती थी। उस चोरी की रक्षा के लिए हमारे यहाँ डोमकच होता है, और उसमें हमारी माताएं रात भर, और एक ही रात में एक औरत के पेट में बच्चा हो जाता है, बच्चा पैदा करती है, वो जो है खटिया का पार लाती है और पार को बच्चा बनाती है, और पूरी रात जो है डोमकच और ये जलुआ का काम करती है, ताकि डकैत न मेरे घर आ जाए। और सारे मोहल्ले में दौड़कर डोमकच करती थी। एक बार की घटना है मेरे बक्सर जिला में, ये पुलिस के ड्रेस में आ गई। हमारे यहाँ अपने घर में पुलिस भी लोग हैं, जादू जी लोग और वो लोग हैं, तो वो पुलिस के ड्रेस में सारी औरतें पुलिस का ड्रेस ला लिया, और पुलिस रोड में रोको। वो पुलिस की गाड़ी आ रही थी, अपनी भाषा में बोल रहा है, उस वहाँ के लबजे में, वो भोजपुरिया भाषा में मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे ही पुलिस का ये कौन सा फौज है, पुलिस ने देखा कि हमारी फौज तो अभी गश्ती में निकल ही रही है, कि ये कौन सी फौज आ गई भाई, हमको पता नहीं चल रहा। अब वो देखा कि कौन टीम आ गई। हमने तो कमान का सा इसको, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में जाओ, बक्सर जाओ, राजपुर जाओ, फला जगह, और ये कौन टीम आ गई, हमको ही रोक रही, रोको। अब देखा कि सारी औरतें हैं, तो समझ गया कि डोमकच खेल रही है, लेकिन उसने एक्शन लिया, रोको, अभी भागने लगी सारी हमारी मायरे, ये टिक कहाँ से पाएगी, टिकने की तो सवाल नहीं थी, क्योंकि वो तो पुलिस थी नहीं। लेकिन बाद में फिर वो जो हमारे प्रभारी थे, थाना प्रभारी थे, उन्होंने समझ गया और सबको पुरस्कार दिया। वो प्रभारी जी ने वो कहा कि आप लोग का रोल बहुत बढ़िया है, हमारे पुलिस से तो कहीं अच्छा है आपका रोल। ऐसी पावर को मिनिस्ट्री में स्थापित करने की जरूरत है, और आप लोग के प्रयासों से होगा ही निश्चित ही। शुक्रिया आप लोगों का, आप आए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप दर्शक दीर्घा में समय लीजिए, स्थान लीजिए, क्योंकि समय हो चुका है अगले सत्र का। और हमारे सम्मानित बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें आदर दिया। निलेश जी को कहा जाए, संगीत नाटक अकेडमी को कहा जाए, वो लोग ऐसे आयोजन कर रहे हैं जिसके लिए निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। अगला सत्र है लोक